नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। कुशीनगर में एक कुएं में 22 लोग गिर गए। फिलहाल 13 महिलाओं की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि हल्दी की रस्म के दौरान कुएं में लगी जाली टूटने के दौरान यह हादसा हो गया। हादसे के बाद से राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। हादसे पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने दुख जताया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मौत वाला कुआं, किस तरीके से ये शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई इस कुएं की वजह से ही। और इसी कुएं में तकरीबन 22 लोग गिरे, जिसमें से 13 महिलाएं, जिसमें बच्चियां भी हैं, उनकी मौत हो चुकी है। शादी के घर में मातम की तस्वीर आपके सामने। जिस कुएं का एक कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए। और इस सूचना को प्राप्त होकर स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में, और 13 ही दुखद बात है कि जिन सभी की डेथ हो गई हैं और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। दुखद हादसा हुआ। ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेड वो था। बच्चे थे जो सब लोग उसी पर इनार था, उस पर खड़े थे सब लोग। इनार एक बार नीचे चला गया, सब लोग नीचे गिर गए। रस्सी से निकाला गया उन लोगों को, और जो बड़े बड़े थे और छोटे बच्चे थे जो दब गए, नीचे दब गए थे। तुरंत सर एम्बुलेंस पास कॉल किए कि जो लोग निकाले जा रहे हैं वो तुरंत जाएंगे अस्पताल, और सर फर्स्ट ट्रीटमेंट मिलता है एम्बुलेंस के अंदर। तो सर ना सर उसकी सुनवाई हुई। सर हम कॉल किए थे 9:10 पर, और सर 10:10 हो गया सर, एक भी एम्बुलेंस नहीं आया था सर घर के सामने। टैंकर से पानी निकाला गया, थोड़ा टाइम लग गया और उसमें बोला 15-16 एक भी एम्बुलेंस वाला आए नहीं, लेकिन पुलिस वाले ने बहुत हेल्प किया। और इस वक्त हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, हम जो लोगों की, स्थानीय लोगों की या घर परिवार वालों की जो बातें सुन रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर वक्त रहते एम्बुलेंस पहुंच जाता तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती, जो सरासर लापरवाही है। बिल्कुल बिल्कुल, और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहाँ पे सामने आई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें वो दिखाऊं जो मौत का कुआं कल बना, और जिस घर में शादी थी, जो है आज शादी थी, उसके पहले जो रस्म अदायगी हो रही थी वो इसी कुएं पे रस्म अदायगी की जा रही थी। इसी कुएं पे जो है यहाँ पे रस्म अदायगी की जा रही है, और साथ ही बगल में जो स्पेस है वहाँ पे डांस हो रहा था, और इसी डांस को देखने के लिए गाँव के महिलाएं यहाँ पे खड़ी थी। और अब देखिए कि इतनी इस कुएं की इतना स्पेस नहीं है कि इसमें एक साथ 20 से 22 लोग खड़े हो सके, लेकिन जैसे ही अधिक संख्या में लोग खड़े हुए और वो टूटा स्लैब सब नीचे गिरने लगे, तो अपनी जान बचाने के लिए जो बाहर खड़े थे उनको भी महिलाओं और बच्चियों ने पकड़ लिया, जिसका नतीजा ये रहे कि करीब 20 से 22 लोग कुएं में जा गिरे। और कुएं में गिरने के बाद जो है 13 लोगों की इसमें मौत हो गई। जब तात्कालिक रूप से तुरंत रामगोपाल, आपके आसपास लोग हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए कि इस कुएं के पास में अगर रस्म अदायगी हो रही थी तो क्या उसके ऊपर कोई नेट कुछ इस तरीके से कवर नहीं किया गया था जिससे इतनी बड़ी घटना हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, कुआं ढका गया था, कुएं के ऊपर एक पतला सा स्लैब लगा हुआ था। हमारे साथ एक है, इनके घर में ही एक लोगों की डेथ हुई थी। क्या हुआ था भाई साहब उस दौरान? हल्दी का रस्म था, माटी कोड़ने आए थे सब कोई बाजा वजा के साथ में, जो कि स्लीपर के ऊपर सब कोई करीब 20 से 21 आदमी चढ़े हुए थे, और एक साइड में केवल भार पड़ने से वो टूट गया, जो कि 14 आदमी को डेथ हो चुका है। 14 इस समय 14 हो गए। 14 हो गया। एक और बढ़ गया भाई? हाँ, एक बढ़ गया आज। एक बढ़ गया है। तो कैसे हुआ था उस वक्त? जो चश्मदीद थे क्या बता रहे थे भाई?
उस वक्त जो यहाँ पे कुछ चश्मदीद भी थे, वो ये बताएं कि आज गांव में क्या माहौल है इस वक्त? आज तो इस बहुत मातम छा हुआ है गांव में। मान लीजिए जिस गांव में इतना सा हादसा हो जाए एक बार, तो मान लीजिए इस गांव में इस परिवार में क्या गुजर रहा है। अब मान लीजिए सिर्फ मान लीजिए वो अगर अच्छा सा चुनाव हुआ होता तो मान लीजिए आज हादसा पूरे नहीं। गांव में मातम का माहौल है। आज जिस गांव में आज शादी की लड्डू बटनी थी, उस गांव में आज चूल्हे नहीं जले हैं। तो क्या किया जाएगा, ऐसा माहौल बन गया। ये हमारी भी बच्ची आ रही थी, जैसे 2 राउंड हो गया था, ये रस्म हो गया था, तीसरा राउंड हो रहा था और ये पतला सा स्लिप था। अब देखने के ललक में हमको नहीं दिखा, चढ़ते गए इतना ज़्यादा उस पर चढ़ गए, ज़्यादा लोड हो गया और लेके नीचे बैठ गया। थोड़ा सा जगह दीजिए उधर, बॉडी मतलब अधिक वो हो जाने के कारण पर। और इस तरीके की तस्वीरें आज इस पूरे गांव में दिखाई पड़ रही हैं। गांव के कई घरों में इस वक्त लाशें पड़ी हुई हैं और जो परिजन हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और घर में जो भी इनके जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, सब पूरा का पूरा परिवार इस वक्त गमगीन है। और बिल्कुल तस्वीरें वहां की देखकर समझ में आ रहा है कि कैसा गमगीन माहौल है। और इस एक परिवार की बात नहीं बल्कि पूरे गांव में मातम का माहौल है। रामगोपाल, अब जरा लोगों से ये भी बातचीत कीजिए कि अब तो ये जो घटना हो गई है उससे बदला नहीं जा सकता, लोग सब दुख जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी कोई मदद के लिए आगे आया है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, जिला प्रशासन की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। तो जो प्रशासनिक इंतजाम थे इन दोनों की तरफ से कर दिया गया है। ये अम्मा, प्रधानमंत्री और जिला प्रशासन और कोई कुछ मदद के लिए आगे आया है क्या? तो कुछ और भी आगे आए हैं लोग? अभी हम लोग भी रिश्तेदार हैं, तो मान लीजिए अभी हम लोग को जानकारी नहीं है। भाई ये बताओ कि जो मदद का ऐलान हुआ है गांव के नहीं है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग हैं, जो कोई और मदद के लिए आगे आया कि खाली वही जो मुआवजे का ऐलान जो? तो यहाँ पे बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग आए हुए हैं जो दूसरे गांव के रहने वाले हैं और वो लोग यहाँ पे लगातार चूंकि आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान हो गया है मदद का, और साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा भी 4 लाख रुपए का ऐलान हो गया है। जो घायल हैं उनके इलाज के लिए भी यहाँ पे निर्देश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त जो है लगभग घरों पे जो पोस्टमार्टम थी सारी बॉडी आ चुकी है। अब अंतिम संस्कार जो होगा उसकी तैयारी चलेगी। बिल्कुल, वहां से तस्वीरें हम आपके जरिए देख रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों से बातचीत कीजिए जो ग्रामीण है, जिनके घर परिवार पे ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि आगे से प्रशासनिक टीम भी सब सबक लेंगे। हालांकि मैं इस बीच आऊंगी आपके पास, आपका रुख करूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया। वहां से तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये कुशीनगर से ये तस्वीरें जो आई, वो बेहद गमगीन माहौल में ये तस्वीरें, जिस घर में शादी की खुशियां थी वहां आप देखिए कैसा आलम हो चुका है। जहां अब तैयारियां किस चीज को लेकर हो रही है, वहां शादी की तैयारियां नहीं बल्कि अब अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया। और यही कुएं की तस्वीरें इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर लोगों को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने कुशीनगर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुशीनगर हादसे पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन्होंने भी अपने को खोया है, उनकी इस अपूरणीय क्षति पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुशीनगर हादसे में जान गंवाने वाले परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, जनपद कुशीनगर के ग्राम नौरंगिया स्कूल टोरा की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत ही दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों को शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
चुनावी माहौल में इस वक्त की चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। यूपी के कन्नौज में एक चुनावी रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पुलिस पर भड़क गए और वो पुलिस वालों को ए पुलिस ओ पुलिस कहकर बुलाने लगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पुलिस वालों को बदतमीज तक कहते हुए नजर आए। दरअसल अखिलेश यादव की रैली के दौरान ज्यादा भीड़ जमा होने से भगदड़ के जैसे हालात पैदा हो गए थे, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस वाले मंच के पास जमा भीड़ को हटाने की कोशिश करने लगे, जिसे देखकर अखिलेश यादव गुस्सा हो गए और ताव में आ गए और वो भाषण छोड़कर पुलिस वालों पर ही बरस पड़े। ए पुलिस वालों, ए पुलिस पुलिस ए पुलिस ए पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? अखिलेश यादव के ए पुलिस ओ पुलिस वालों बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अखिलेश पर निशाना साधा उन्होंने और कहा कि ये अहंकार भरा हुआ है। अखिलेश का ये बयान पुलिस की नैतिकता और निष्पक्षता पर ही सवाल है। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो यूपी में गुंडा राज को बढ़ावा मिलेगा। जिस प्रकार से अखिलेश यादव मंच से पुलिस को धमकाते नजर आए, ए पुलिस पुलिस तुमसे ज्यादा कोई बदतमीज नहीं, इस प्रकार से बोलते नजर आए, जिस प्रकार से उन्होंने जातिगत टिप्पणियां भी की और पुलिस की नैतिकता और निष्पक्षता जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत काम कर रही है उस पर भी सवाल उठाए, ये बताता है कि किस प्रकार से अखिलेश यादव जी के मन में अहंकार की भावना है। पंजाब के रूपनगर की एक चुनावी सभा में यूपी, बिहार और दिल्ली वालों पर दिए सीएम चन्नी के बयान ने कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी है, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने मंच पर विवादास्पद बयान दिया, पंजाब में यूपी और बिहार के लोगों को फटकने नहीं देने की बात कही, उस वक्त मंच पर उनके बगल में खड़ी प्रियंका गांधी तालियां बजाती हुई नजर आई। विवाद बढ़ने पर सीएम चन्नी ने इस बयान पर सफाई भी दी है। उनका कहना है कि उनका बयान केजरीवाल के लिए था, प्रवासियों के लिए नहीं। सुनिए पूरा मामला। केजरीवाल के वर्गे बंदे जेड़े दिल्ली दे विच सीएम हुंदे होए इन्हें एफिडेविट दिता है कि जी पंजाब दा पानी हरियाणा और दिल्ली नूं जाना चाहिए। मैं इन्हां दे खिलाफ है, इन्हां नूं मैं कहना कि असीं बढ़न नहीं देना। हाँ, प्रवासी वास्ते अज भी स्वागत है, पहला भी स्वागत है, उन्हां दा अपना देश है, उन्हां दा अपना पंजाब है। चन्नी के भैये वाले बयान पर मचे घमासान के बाद विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो चुका है। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, जिसके बाद आम आदमी पार्टी भी सियासी घमासान में कूद पड़ी है और अब पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जरा आप भी सुनिए हुआ क्या है। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखो मैं ये कहना कि जेड़े केजरीवाल वर्गे बंदे बाहरों आके इत्थे राज करना चाहते हैं, जेड़े कि हुण ये है कि हरियाणे नाल साडा झगड़ा है पानियां दा, ये पानियां दे विच एफिडेविट दिता होया, साडा दिल्ली नाल झगड़ा है पानियां दा, इहने ओदी ये मदद करदा है। ऐसी इन्हां लीडरां दी गल करदा मैं। प्रवासी साडे नाल अज तो नहीं है, जन्म जन्मांतर तो साडे नाल जुड़े हुए, साडे बंदे बाहर रहिंदे, उन्हां दे इत्थे रहिंदे। ये एक देश है और एक गुलदस्ता है, ਇਹਦੇ बारे मैं कोई गल नहीं की, इंटरप्रेट गलत कर रहे, इन्हू गलत तरीके दे नाल पेश कर रहे। मैं आप मेरी भैन है जी डिब्रूगढ़ रहिंदी है ते उधरों इत्थे लोग रहिंदे है, यूपी दे बंदे साडे पास आउंदे। कोई ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखो मैं ये कहना कि जेड़े केजरीवाल वर्गे बंदे बाहरों आके इत्थे राज करना चाहते हैं, जेड़े कि हुण ये है कि हरियाणे नाल साडा झगड़ा है पानियां दा, ये पानियां दे विच एफिडेविट दिता होया, साडा दिल्ली नाल झगड़ा है पानियां दा, इहने ओदी ये मदद करदा है। ऐसी इन्हां लीडरां दी गल करदा मैं।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਔਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਯੂਪੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम चन्नी के यूपी बिहार के भइयों को पंजाब में आने नहीं देंगे के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उनके बयान के बहाने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी प्रियंका गांधी के सामने उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के भैया को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। देखिए, उनका बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को भी उजागर करता है। श्रीमान चन्नी तो आज प्रातःकाल वाराणसी में ही थे और सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की शिक्षाओं से तनिक भी उन्होंने प्रेरणा ली होती तो संभवतः इस प्रकार के नकारात्मक बयान नहीं देते। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कांग्रेस ने देश को सदैव जख्म दिए हैं। जातिवाद का हो, क्षेत्रवाद का हो, भाषावाद का हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, ये सब कांग्रेस की देन है और इसलिए जनता जनार्दन कांग्रेस को बार बार सबक सिखा रही है। और अब दूसरी खबर की बात करते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के आरोपियों को उनके परिवार वालों ने निर्दोष बताया है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री सुनील भराला ने मामले में आरोपी परिवार की मदद का भरोसा दिया है और केस का पूरा खर्च उठाने की बात कही है। राज्य मंत्री भराला ग्रेटर नोएडा में 15 फरवरी को आरोपी सचिन शर्मा के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवार वालों और गांव वालों से मुलाकात की। आरोपी सचिन के पिता ने भी ओवैसी पर चुनावी फायदे के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां गांव वालों और परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे, और दूसरी तस्वीर जो है वो उस वक्त की है, वो हादसे की तस्वीर, वो घटना की तस्वीर जब ओवैसी पर हमला हुआ था। अब इसके हालांकि अलग अलग सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि ओवैसी ने ये सियासत के लिए अपने ऊपर हमला करवाया, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी पुलिस के सामने है और पुलिस के लिए जांच का विषय है। लेकिन इस मामले को लेकर अब सियासत हो रही है और जो आरोपी है उसके घर पहुंचे हैं यूपी सरकार के मंत्री, और सिर्फ उसी से नहीं बल्कि और जो अन्य गांव के लोग थे उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आए। तो यूपी सरकार में मंत्री और फिलहाल उनकी मुलाकात या आरोपियों से, हालांकि विरोधी इसको लेकर अलग अलग तरीके से हमला भी बोल रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। और सुनील भराला इस वक्त हमारे साथ राज्य मंत्री हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील जी, पहला सवाल ये कि आप जो आरोपी से मुलाकात कर रहे हैं तो विरोधी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आरोपी से मुलाकात क्यों? सुनील जी, सुनील भराला से इस वक्त हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ये जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं आपकी उसी वक्त की है जब वो ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ उस आरोपी से वो मिले, लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने कहा क्या है, पहले सुन लीजिए फिर हम उनसे लाइव जुड़ते हैं। पूरे मामले की जांच कराएंगे कि सचिन को जेल में क्यों भेजा गया, उसकी जांच हुई थी क्या, क्योंकि एकदम से दबाव में लिया, मुकदमा लिखा, जेल चले गए। तो इसलिए मैं परिवार का, जब यहाँ बहुत सारे लोगों का ये था, ये तो हम लोग बात करेंगे कि निर्दोष को किसी को नहीं जाने देंगे। और सुनील जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा सीधा सवाल है कि आप जिस आरोपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, विरोधी आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर ये जांच जारी है तो आप अभी क्यों मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, मुलाकात करने पर जो आपने सवाल किया है
मुलाकात करने पर कोई प्रतिबंध है? सचिन शर्मा एक ब्राह्मण परिवार से है तो उसकी मुलाकात नहीं कर सकते, जाकर के मिल नहीं सकते? परिवार में परिचित नहीं लोग हो सकते क्या? पूरे गांव और परिवार उनके माता पिता के द्वारा, उनके भाई उनकी बहन के द्वारा ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद पर ये एक बहुत ज्यादा होता कि हमारे घर पे हम कोई आता नहीं और हम लोग निर्दोष हैं और उसको दोषी बना रहे हैं। सुनील जी, आप ही की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, आप ही की पुलिस ने उसको आरोपी बनाया है, किसी और ने थोड़े गिरफ्तार किया है। और सवाल इसलिए है क्योंकि वो आरोपी है, वो एक घटना में उसकी तस्वीर आई है। आरोपी बनाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। हाँ। जब तक उसके पूरे प्रकरण की जांच ना हो, हाँ। उसके दूध का दूध पानी ना हो, हाँ। और जब सारा उसके साक्ष्य सामने ना आए, हाँ। जब तक वो आरोपी नहीं हो सकता। उसको अपराधी नहीं कह सकते अभी। अपराधी कैसे कह देंगे एकदम नहीं, से? अपराधी तो मैं भी नहीं कह रही हूँ, मैं भी आरोपी ही कह रही हूँ। मेरा सवाल सीधा सा ये है, क्योंकि चुनावी माहौल है, क्योंकि चुनावी माहौल है, आपके इस स्टेप को लेकर जो आपके विपक्षी लोग हैं, चाहे समाजवादी हो, AIM हो, ये सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये नौबत क्यों आ रही है? पुलिस तो अपना काम कर रही है। मैं विपक्षियों को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी उस पर नहीं काम करती कि वो प्रलोभन में मतदाता, वो न्याय पर, विकास पर और उस पर काम करती है। विपक्षी को जो करना वो तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी तो उस बात को कर रहे हैं कि जो आदमी देश के अंदर पूरे भारत की मिलिट्री हटाने को कहता हो, पूरे भारत में पुलिस हटाने को कहता हो, जो व्यक्ति पूरे देश में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप सब कहता हो, नहीं, वो तो कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप कानून को मानने वाले हैं तो आपने तो ये देखा है ना कि अगर किसी पे कोई आरोप हो तो पड़ोसी भी दूरी बना लेता है। आप तो सरकार में मंत्री हैं, आप सरकार में मंत्री हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपको क्यों जरूरत पड़ी मुलाकात करने की? मैं विपक्षी का पहले बात बताऊं, विपक्षी को तो ये परेशानी हो रही है कि वो ये सोच रहे थे कि ब्राह्मण मतदाता सारा भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जा रहा, उनके पास आ रहा है। उनको तो ये चिंता सता रही थी। अगर हम किसी से मिलके चले आए और उसके हालचाल उसके परिवार में गए जानने, उसके माता पिता से मिलने गए हैं, तो क्या ये शिष्टाचार खत्म हो जाएगा क्या? अगर हम राजनीतिक लोग हैं तो हम किसी के परिवार में जा नहीं सकते, अपने परिवार में जा नहीं सकते क्या? उसके हालचाल लेने कि तुम्हारे बच्चे को झूठा फंसाया, निर्दोष फंसाया, आप कह रहे हैं इस बात को। आप खुद बोल रहे हैं, आपकी पुलिस ने, ये कैसी बात है? आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आप कह रहे हैं झूठा फंसाया। किसने झूठा फंसा दिया? गिरफ्तार वो हुआ, किसने झूठा फंसा दिया? वो कौन है जिसने झूठा फंसा दिया? अभी पुलिस कोई सारी चीजें ऐसे थोड़ी कि सारी पुलिस सारी ठीक चीज करती है। पुलिस भी सर, आप अपनी पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? सर, आप अपनी पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं। आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और आप सरकार में मंत्री हैं और आप पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पुलिस पे सवाल उठाना ये नहीं है कि पुलिस पे कोई गलती हुई है या नहीं है, ये विषय नहीं है। विषय जांच का है, केवल जांच होनी चाहिए इसमें पूरी कि सचिन शर्मा को गिरफ्तार कैसे किया गया, वो साक्ष्य क्या है और वो उस पर हमलावर थे नहीं थे। उनके पास CCTV फुटेज है, पुलिस के पास CCTV फुटेज है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट आता है। हाँ, उस पर क्लियर करना चाहिए। ये विषय छोटा नहीं है, बड़ा विषय है और ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जो देश के देशद्रोही की श्रेणी में देखने में आता है। उसके बयान उसके देखने में आते, जहरीले बयान देता है जो देश को, उसका मामला है ये। तो उस पर ध्यान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा इस बात पर। देखिए, ये बातें अलग अलग जा रही है। देश के गृह मंत्री उनको सुरक्षा देने की बातें कहते हैं और आप जो आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कहते हैं कि नहीं, देशद्रोही के ऊपर हमला हुआ। ये आप ही से सवाल फिर पूछे जाएंगे। आप जो कह रहे हैं सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। आपका इस वक्त का स्टेटमेंट सब सुन रहे हैं। जी बोलिए। सुरक्षा की आवश्यकता है, उनको तो सुरक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल, सुरक्षा का विषय तो एक नैतिक अधिकार है और सुरक्षा अगर सचिन शर्मा को भी चाहिए तो सचिन शर्मा को भी देनी पड़ेगी सुरक्षा। तो सुरक्षा तो एक अधिकार है, ये तो मैनुअल है। इसमें कौन सी बात तो है? आप इतने बेसब्र क्यों हो गए हैं? जांच प्रक्रिया का इंतजार कर लेते हैं। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना है, ये तो आप भी कह रहे हैं। पुलिस जांच में सब कुछ क्लियर कर देगी। लेकिन सर, एक बार सुन लीजिए, आप यूपी सरकार में मंत्री हैं, आपको ये आम आदमी नहीं है। अगर आप किसी घटना के आरोपी के घर पे जाएंगे तो सवाल उठेंगे। सर, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सचिन शर्मा कोई आतंकवादी नहीं है।
वो टेंशन नहीं है कि जो उसने बम के गोले फोड़े हो या कहीं किसी प्रकार का कोई उसका इतिहास हो, उसके परिवार का इतिहास हो। उसके परिवार का कोई इतिहास है क्या ऐसा? उसके दादा, उसके नाना, उसके पोता, कोई इतिहास नहीं उनके परिवार में आज तक भी। पूरा गांव और पूरा क्षेत्र में हजारों लोग थे जो हम गए। चलिए, बहुत कंट्रोवर्शियल मामला है ये, आपसे विपक्षी ही बेहतर तरीके से सवाल पूछ पाएंगे। हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम बड़ी खबर आपको अपडेट कर रहे थे कि ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ है और जिसमें आरोपी जो सलाखों के पीछे उसके परिवार से यूपी सरकार के मंत्री मुलाकात करते हुए नजर आए। लेकिन इस वक्त मुंबई से अब हम आपको खबर बताएंगे। मुंबई में फिलहाल बप्पी दा के निधन के बाद आज उनका अंतिम संस्कार होना है और अब उनके बेटे अमेरिका से पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से एक दिन बाद यानी कल उनका निधन हुआ, आज अंतिम संस्कार की जानी है। और ये फिलहाल बप्पी दा की तस्वीरें, और ये तस्वीरें उनके अंतिम सफर की है। और जहां पे बॉलीवुड के जो और चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, वो सभी इस अंतिम सफर में उनके साथ कदम आगे बढ़ाते हुए। उनके बेटे कल अमेरिका में थे और इसीलिए कल अंतिम संस्कार न करके आज उनको अंतिम संस्कार होना है। और इसके लिए ये फिलहाल जो बप्पी दा की अंतिम प्रक्रिया के लिए अंतिम सफर पे वो जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और कल से लेकर आज तक बड़ी बातें हमने आपको बताई। और बप्पी दा किसी परिचय के मोहताज हैं भी नहीं, सिर्फ डिस्को ही नहीं बल्कि कई ऐसे उनके गाने हैं कि डिस्को से अलग हटकर भी इस तरीके से उनकी पहचान गढ़ी है कि उनमें आर.डी. बर्मन की छवि लोग ढूंढते थे। कहा जाता था कि नए दौर के आर.डी. बर्मन हैं। तो आप इसी से उनका बप्पी दा का कद समझ सकते हैं। और कल से लेकर आज तक, चाहे वो संगीतकार हो, कोई फिल्म का हीरो हो, जैसी भावनाएं सबने अपनी जाहिर की है, उससे बिल्कुल ये साफ हो जाता है, बिल्कुल ये तय हो जाता है कि बप्पी दा फिल्म इंडस्ट्री के लिए, संगीत की दुनिया के लिए, पश्चिम बंगाल से लेकर बॉलीवुड तक यानी मुंबई तक के सफर में उनका वैल्यू क्या रहा है। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से निकलकर पहले टॉलीवुड में यानी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में, और उसके बाद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में उनका जो सिक्का चला, उनका जो जादू चला और उनका जो अंदाज एक अलग रहा, उसके सब मुरीद हैं। बहुत सोना पहनते थे और जब उनसे पूछा गया, एक बार सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि सोना मेरे लिए बहुत लकी है। जब मैं पहली बार म्यूजिक बना रहा था और उस वक्त मेरे बॉडी पे एक सोना था और वो मेरे लिए लकी सिंबल बना, उसके बाद से मैंने इसे और भी ज्यादा पहनना शुरू कर दिया।